हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सिद्धार्था जॉब पॉइंट पर। इस वीडियो में हम लोग आज देखेंगे बुद्धि तथा बुद्धि निर्माण और बहुआयामी बुद्धि क्या होता है। यहाँ से हर प्रकार के टेट में, पिछले सी टेट में भी कई महत्वपूर्ण सवाल सब पूछे गए थे। फिर अभी हाल फिलहाल में राजस्थान टेट में एग्ज़ाम हुआ, वहाँ पर भी इस टॉपिक से 2-3 प्रश्न दे दिया गया था। तो हर तरह के जितने भी राज्य हैं, हर टेट अपना अपना जो है उसमें भी ये क्वेश्चन रहता है। तो पहले इस टॉपिक में देखेंगे अर्थ, परिभाषा, विशेषताएं और इसका क्या इतिहास रहा है। फिर जो इससे संबंधित आईक्यू भी देखेंगे कि आईक्यू किस आईक्यू से कितने आईक्यू के बीच में क्या बालक कहलाते हैं, कौन से बालक कहलाते हैं, प्रतिभाशाली हो या सामान्य बालक हो या फिर मंदबुद्धि बालक हो। तो आइए शुरू करते हैं हम लोग अर्थ से। बुद्धि क्या है, इस संदर्भ में मनोवैज्ञानिकों में शुरू से ही मतभेद रहा है। और हम लोग भी जानते हैं कि किसी भी दो मनुष्य में या दो बालकों में बुद्धि एक जैसी नहीं होती है, और इसी को लेकर बालकों में भी मतभेद रहा है। बुद्धि क्या है, हमेशा मनोवैज्ञानिकों के बीच भी ये मतभेद रहा है। और अलग अलग बालकों में बुद्धि अलग अलग होते हैं, किसी भी दो बालक में उसकी बुद्धि एक जैसी नहीं रहती है। बुद्धि क्या है, इस संदर्भ में 1910 ईस्वी में पहली बार बैठक किया गया। वो बैठक था इंग्लैंड के मनोवैज्ञानिकों द्वारा, और वहाँ पर बैठक हुआ। उसके बाद दूसरी बार बैठक हुआ कि बुद्धि क्या है, 1921 ईस्वी में। ये अमेरिकी मनोवैज्ञानिक बैठक किए। फिर 1923 ईस्वी में जो है ये एक अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस हुआ। इस अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 1923 ईस्वी में बैठक हुआ, और वहाँ पर जो है कुछ मनोवैज्ञानिकों ने बुद्धि के संदर्भ में अलग अलग परिभाषाएं दी। तो हम लोग देखेंगे एक एक मनोवैज्ञानिक जो परिभाषाएं मनोवैज्ञानिकों ने जो परिभाषा दिए, वही उस बुद्धि की विशेषता भी है। ये भी याद रखिएगा, प्रश्न रहता है क्या बुद्धि की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं नहीं है, ऐसा प्रश्न हमेशा सीटेट में रहता है। अलग अलग मनोवैज्ञानिकों के, कुछ प्रमुख मनोवैज्ञानिकों के बुद्धि की परिभाषा पर ध्यान दें तो थोड़ा समझ में भी आएगा कि बुद्धि क्या है। बुद्धि कार्य करने की एक विधि है। यदि हम किसी कार्य को कर रहे हैं और जिस विधि से कर रहे हैं वही हमारी बुद्धि है, और एक ही कार्य को अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से करते हैं। तो ये कथन है किसका, वुडवर्थ कहते हैं कि बुद्धि कार्य करने की एक विधि है। दूसरा है बुद्धि सीखने या अनुभव से लाभ उठाने की क्षमता है। कोई चीज़ हम सीख गए या अनुभव मिल गया तो वो चीज़ बुद्धि हो गई। तो ये कथन है डियरवॉर्न का। तीसरा कथन है कि बुद्धि अमूर्त विचारों के बारे में सोचने की योग्यता है। ये टर्मैन कहते हैं। अमूर्त विचार क्या होते हैं, मूर्त और अमूर्त दो चीज़ें होता है। मूर्त वो चीज़ होता है जिसको हम छू सकें और देख सकें। जैसे कोई जीव जंतु है, देख रहे हैं, छू भी रहे हैं। कोई पेड़ पौधा है, देख भी रहे हैं, छू भी रहे हैं। कोई वस्तु है, उसको देख भी रहे हैं और छू भी रहे हैं। तो ये चीज़ मूर्त हो गया। और अमूर्त क्या हुआ कि जो हमारे पास नहीं है, जिसको हम नहीं देख पा रहे हैं, उसके बारे में हम सोचते हैं, चिंतन करते हैं, कल्पना करते हैं। तो ये बुद्धि कहलाती है अमूर्त बुद्धि, जिसको हम लोग अमूर्त विचार कहते हैं। तो ये जो है बुड्रो कहते हैं कि किसी अमूर्त विचारों के बारे में सोचने की योग्यता, ये टर्मन कहा है, बुद्धि अमूर्त विचारों के बारे में सोचने की योग्यता ही क्या है, बुद्धि है। तो ये टर्मन कहते हैं। शिशु जब जन्म लेता है तो उस समय जो वस्तु होता है मूर्त रूप से भी उसको ज्ञान नहीं होता है, लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होता जाता है तो पहले मूर्त चीज़ों का ज्ञान होता है, आसपास के वस्तुओं को देखता है, छूता है, फिर अमूर्त चीज़ों के बारे में उसको ज्ञान आता है। तो अमूर्त विचार किसी वस्तु के बारे में आता है। अगला कथन है बुद्धि ज्ञान अर्जन करने की क्षमता है। ये बुड्रो साहब कह रहे हैं कि बुद्धि क्या है, हम ज्ञान हासिल कर रहे हैं,
उस वही बुद्धि हुई। ज्ञान अलग अलग कार्यों का ज्ञान, कोई कार्य है उसका ज्ञान हो गया हमको, या हम पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं तो अलग अलग सब्जेक्ट का ज्ञान हो रहा है, तो ये हमारी क्या है, बुद्धि है। ये बुड्रो कह रहे हैं। अगला कथन है बुद्धि वह शक्ति है जो हमको समस्या का समाधान करने और उद्देश्यों को प्राप्त करने की क्षमता देती है। ये रायवर्न कहते हैं। रायवर्न कहते हैं कि हमारे पास कोई समस्या आ जाए तो उसका समाधान यदि कर रहे हैं तो वो बुद्धि है, और जब हम समस्या समाधान करते हैं तो अपने उद्देश्य की भी प्राप्ति कर लेते हैं। ये रायवर्न कहते हैं। अब देखिए, एक ही समस्या को लोग अलग अलग तरीक़ों से हल करते हैं, तो ये उसकी बुद्धि होती है। तो समस्या समाधान का तरीका और उद्देश्यों को प्राप्त करने की क्षमता को ही रायवर्न ने कहा बुद्धि। हम लोग बुद्धि की विशेषताएं को देखते हैं। विशेषताओं को देखिए, इस जगह से हमेशा प्रश्न रहता है, और प्रश्न किस टाइप से रहता है, बुद्धि की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं नहीं है। तो बुद्धि को देख लेते हैं। बुद्धि की विशेषताएं क्या है। बुद्धि व्यक्ति की जन्मजात योग्यता है। जन्मजात यानी बुद्धि किसी भी जीव या प्राणी को जन्मजात मिलती है। कहने का मतलब, यदि मनुष्य का संतान है तो उसकी बुद्धि मनुष्य के जैसे विकास होगा, उसकी बुद्धि का विकास मनुष्य के जैसे होगा। यदि कोई जीव जंतु है, गाय है, बैल है, भैंस है, तो उसकी बुद्धि उस जीव के हिसाब से होती है। तो यानी बुद्धि जो है व्यक्ति की जन्मजात योग्यता है। बुद्धि अमूर्त चिंतन की योग्यता प्रदान करता है। बुद्धि अमूर्त चिंतन, अभी थोड़ी देर पहले बताया आपको कि अमूर्त चिंतन क्या होता है। जो चीज़ें हमारे सामने नहीं है, हम नहीं देख पा रहे हैं, नहीं छू पा रहे हैं, उसके बारे में सोचना, समझना, तर्क लगाना, कल्पना करना, उसको कहते हैं अमूर्त चिंतन। तो बुद्धि जिसको रहता है वही व्यक्ति या बालक अमूर्त चिंतन कर सकता है। अगला है विभिन्न तथ्यों को सीखने में मदद करता है। आपके पास बुद्धि है तो कोई भी चीज़ सीख रहे हैं, यदि बुद्धि नहीं है तो आप किसी भी काम को नहीं सीख सकते। तो बुद्धि क्या है, विभिन्न तथ्यों को सीखने में मदद करता है। चाहे पढ़ना हो, लिखना हो, या फिर कोई कार्य हो, या कोई फिर जो भी कार्य है, आप जो भी कार्य करना चाहते हैं, आपके अंदर बुद्धि नहीं है तो आप उसका अनुकरण करके नहीं सीख सकते। अगला है बुद्धि व्यक्ति को पूर्व अनुभवों से लाभ उठाने की क्षमता देती है। पूर्व अनुभव, बुद्धि धीरे धीरे ज्यों मैच्योर्ड होता है बालक, उसकी बुद्धि पहले जो बुद्धि होती है, जो कुछ वो सीखा है, जो कुछ अनुभव प्राप्त किया है, तो उसी से फिर मिला जुला कर वो उस अनुभव से लाभ उठाने की क्या है, क्षमता है। बुद्धि कठिन तथा या जटिल परिस्थितियों को सरल बनाती है। बुद्धि की एक और विशेषता है कि आपके पास कोई कठिन परिस्थिति है या जटिल परिस्थिति है, तो उस कठिन और जटिल परिस्थिति को क्या करता है कि सरल बना देता है आपके लिए। यदि आपके पास बुद्धि नहीं है तो छोटी मोटी जटिल परिस्थितियों से आप परेशान हो जाइएगा, लेकिन जिसके पास बुद्धि है, जिसके पास बुद्धि का अच्छा क्वालिटी है, तो वो कठिन और जटिल परिस्थितियों को उसके लिए सरल हो जाते हैं उसके लिए। अगला है बुद्धि व्यक्ति को भले बुरे नहीं, क्या भला है, क्या बुरा है, क्या सत्य है, क्या असत्य है, क्या उचित है, क्या अनुचित है, क्या नैतिक है, क्या अनैतिक है, इसमें अंतर करने की योग्यता प्रदान करती है। अब जिसके पास बुद्धि रहती है वही भला बुरा सोच सकता है कि ये काम भला है, ये काम बुरा है, ये सत्य है, ये असत्य है, ये उचित है, ये अनुचित है। तो बुद्धि की ये रही विशेषताएं। तो अगला टॉपिक देखते हैं हम लोग, बुद्धि के प्रकार। ये बुद्धि के प्रकार में गैरिट और थॉर्नडाइक दो मनोवैज्ञानिक हैं, उसने बुद्धि के प्रकार को बताया, गैरिट तथा थॉर्नडाइक ने, और दोनों ने बुद्धि के 3 प्रकार बताए। बुद्धि के 3 प्रकार बताए, समझिएगा। पहला मूर्त बुद्धि, दूसरा अमूर्त बुद्धि, और तीसरा सामाजिक बुद्धि। सामाजिक बुद्धि, किसी भी मनुष्य में, किसी भी जीव में ये तीनों बुद्धि कुछ न कुछ मात्रा में पाई जाती है, लेकिन किसी एक के बढ़ जाने से, किसी एक का ज़्यादा हो जाने से उस व्यक्ति की क्वालिटी में, उस व्यक्ति के बुद्धि की क्वालिटी में चेंज हो जाता है। गैरिट तथा थॉर्नडाइक बताते हैं कि मूर्त बुद्धि, जैसे मूर्त चीज़ें वो होता है जो छू सके, देख सके, और इसके संदर्भ में जो काम होते हैं मूर्त काम होते हैं, जैसे कोई मैकेनिक है, कोई इंजीनियर है, कोई जो है वर्कर है, ये लोग क्या करते हैं, मशीन से जुड़े हुए रहते हैं।
तो जिसमें मूर्त बुद्धि अधिक होती है वो व्यक्ति अच्छे इंजीनियर होते हैं, अच्छे मैकेनिक होते हैं। तो ये मूर्त बुद्धि, चूँकि वो वस्तु हो, और ऐसी बुद्धि को थॉर्नडाइक कहता है ये बुद्धि आंतरिक बुद्धि। थॉर्नडाइक इस बुद्धि को यांत्रिक बुद्धि कहता है। यांत्रिक हम लोग जानते हैं, फिजिक्स में भी पढ़े हैं कि जो मशीन से जुड़ा हुआ हो, जो वस्तु से जुड़ा हुआ हो, तो उसको हम लोग यांत्रिक बुद्धि भी कहते हैं। ये थॉर्नडाइक यांत्रिक बुद्धि कहते हैं। दूसरा है अमूर्त बुद्धि, जो चीज़ें सामने नहीं रहती है और उसके बारे में हम चिंतन करते हैं, तर्क करते हैं, तो वो चीज़ें कहलाती है अमूर्त बुद्धि। जैसे वकील घटना के जहाँ घटना होता है वहाँ नहीं रहता है, लेकिन वो कोर्ट में क्या करता है कि वो इमेजिन करता है, कल्पना करता है, अमूर्त यानी वो सोच लेता है, अमूर्त चिंतन करता है। और इस तरह वो घटना पर नहीं रहते हुए भी, चाहे वो झूठ बोले या सही बोले, वो अलग मैटर है। तो यानी वो चीज़ें नहीं है, फिर भी वकील क्या करता है, अच्छे से उसको कर लेता है। डॉक्टर हो गया, लेखक हो गया, कवि हो गया, ये सब क्या होते हैं, ये सब किताबी ज्ञान वाले होते हैं, पुस्तकी ज्ञान इसमें होता है। और अमूर्त चिंतन वाले, अमूर्त बुद्धि वाले लोगों में पुस्तकी ज्ञान होता है। तीसरा एक सामाजिक बुद्धि। ये सामाजिक बुद्धि जो होता है ना, ऐसे लोगों में पाई जाती है, जिस लोगों में सामाजिक बुद्धि अधिक होती है वो समाज से भी होते हैं। ये जल्दी किसी भी लोगों से जल्दी घुल मिल जाता है और अपनी बातों में ये मोह लेते हैं। और जो इसके संदर्भ में क्या है कि इसमें राजनेता आते हैं, राजनेता हो गया, मंत्री हो गया, राजदूत हो गया, जिसको राजनयिक भी कहते हैं हम लोग, राजनयिक हो गए। तो राजनयिक क्या हो गया, तो यानी जो जिसमें सामाजिक बुद्धि पाई जाती है, जो दूसरे लोगों से जल्दी घुल मिल जाए, मिलनसार हो जाए, तो वो उस बुद्धि को कहते हैं, उस व्यक्ति की बुद्धि को कहते हैं हम लोग सामाजिक बुद्धि। और राजनेता जानते ही, राजनेता का काम क्या होता है, 5 साल जीत के गए, कोई काम भी नहीं करता है, फिर चुनाव के समय आता है ना, तो आपको अपनी बातों में इस तरह से मोह लेगा ना, चलो अच्छा अगली बार दे देते हैं हम लोग, नहीं। तो ये क्या करता है कि अपनी बातों में फंसा लेता है। तो राजनेता हो, मंत्री हो, अगला देखते हैं हम लोग बुद्धि परीक्षा। देखिए, बुद्धि परीक्षा का इतिहास भारत में प्राचीन काल से ही चला आ रहा है। तो इसके संदर्भ में इतिहास में भी जिक्र मिलता है कि लोगों की बुद्धि का कैसे परीक्षण किया जाता था या परीक्षा ली जाती थी। इसके संदर्भ में हम लोग देखते हैं कि महाभारत में यक्ष युधिष्ठिर संवाद, जिसमें यक्ष जो है युधिष्ठिर से कई तर्कपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं और फिर उसका आंसर मिलता है। या फिर हम लोग के जो पुराने विश्वविद्यालय थे, तक्षशिला विश्वविद्यालय हो, नालंदा विश्वविद्यालय हो या फिर विक्रमशिला विश्वविद्यालय हो, वहाँ पर भी छात्रों को नामांकन से पहले बुद्धि का परीक्षा उसका लिया जाता था। तो नालंदा में ऐसा व्यवस्था था कि वहाँ के द्वारपाल भी विद्वान थे और वो द्वारपाल आने वाले किसी भी नए विद्यार्थी को पहले सवाल करते थे, सवाल का जवाब मिलता था, तब वो अगले दरवाजे पर जाता था, अगले दरवाजे पर भी सवाल पूछा जाता था, फिर वो अगले दरवाजा पर पहुंचता था, तब जाके अंत में एग्ज़ाम उसका नामांकन वगैरह होता था। तो बुद्धि परीक्षा हमारे देश में प्राचीन काल से ही चली आ रही है। लेकिन आधुनिक तौर पर आधुनिक काल में बुद्धि परीक्षण करने का श्रेय बिने को जाता है, टर्मन को जाता है, साइमन को जाता है, वुंड को जाता है। तो हम लोग देखेंगे बुद्धि परीक्षा कितने प्रकार के होते हैं या किसी भी बालक का हम बुद्धि परीक्षा कितने तरह से ले सकते हैं। तो बुद्धि परीक्षा दो तरह से ले सकते हैं, 2 प्रकार का। एक वैयक्तिक बुद्धि परीक्षा और दूसरा सामूहिक बुद्धि परीक्षा। ये वैयक्तिक बुद्धि परीक्षा क्या होता है कि ये वैयक्तिक बुद्धि परीक्षा में किसी भी एक व्यक्ति या एक बालक के बुद्धि की परीक्षा ली जाती है, सिर्फ एक रहता है। और सामूहिक बुद्धि परीक्षा में क्या होता है, इसमें एक से अधिक बालक होते हैं, एक से अधिक बालकों की बुद्धि की परीक्षा ली जाती है। अब देखिए, ये वैयक्तिक बुद्धि परीक्षा एक बालक की कैसे ले सकते हैं, तो अब ये 2 तरीके से ले सकते हैं। एक भाषा परीक्षा और दूसरा
क्रियात्मक परीक्षा, भाषात्मक परीक्षण या दूसरा क्रियात्मक परीक्षण, ये दो तरीके से ले सकते हैं। क्रियात्मक भाषात्मक क्या हुआ कि जो बालक या व्यक्ति अकेला है और उसका हमको परीक्षण करना है बुद्धि का, जो पढ़े लिखे होते हैं उसको क्वेश्चन दे दिए बैठा के लिखवा रहे हैं, तो वो उसका भाषात्मक परीक्षा हो गया। या फिर दूसरा जो है ये क्रियात्मक परीक्षा। क्रियात्मक परीक्षा होता है क्या, ये पढ़े लिखे जो कम पढ़ना लिखना नहीं जानते, पढ़े लिखे नहीं हैं, उसके लिए ये क्रियात्मक परीक्षा ली जाती है। और क्रियात्मक परीक्षा के अंतर्गत क्या होता है, उसको कोई कार्य दे दिया जाता है और जिसके कारण वो कार्य को करे। मान लिया जाए किसी की तस्वीर है, उस तस्वीर को 8-10 टुकड़ा कर दिया और बोला आप बैठ के जोड़िए। यदि बुद्धि होगी तो वो क्या करेगा, अंग से अंग मैच करके उसको जोड़ लेगा। या फिर भूल भुलैया, अभी भूल भुलैया की बात नहीं करेंगे हम लोग। तो ऐसे यानी किसी को कुछ काम दे दें तो इसको कहते हैं क्रियात्मक परीक्षा। क्रियात्मक परीक्षा का दूसरा उदाहरण भी देख सकते हैं। किसी बालक का या किसी व्यक्ति का टेस्ट लेना है तो फिजिकल रूप से, क्रियात्मक रूप से तो फील्ड में ले गए, उसको बोले कि आप 5 मिनट में इतना चक्कर लगा दीजिए। यदि वो कंप्लीट करता तो क्रियात्मक परीक्षा में पास है। तो उसी तरह कोई क्रिया करने कह दें, कोई काम करने कह दें और उसमें वो पास हो जाए तो वो हो गया उसका क्रियात्मक परीक्षा। भाषात्मक, अब देखिए वैयक्तिक बुद्धि परीक्षा दो तरह का, एक भाषात्मक परीक्षा और दूसरा क्रियात्मक परीक्षा। सामूहिक बुद्धि परीक्षा भी दो तरह का, एक भाषात्मक परीक्षा और दूसरा क्रियात्मक परीक्षा। यहाँ भी उसी तरह। अब देखिए यहाँ समूह है, यानी एक से ज़्यादा समूह में ले सकते हैं परीक्षा हम। समूह में भाषात्मक रूप से क्या होता है कि अब कोई एग्ज़ाम चल रहा है, जैसे सीटेट का एग्ज़ाम देने जाइएगा तो वो आपका क्या होगा, सामूहिक परीक्षा होगा। आपको एक हॉल में बैठा दिया, सामूहिक परीक्षा हो गया। एक ही हॉल में एक क्वेश्चन पेपर सबको दे दिया, सामूहिक परीक्षा हो गया। तो यदि क्वेश्चन पेपर पे ले रहा है तो वैसे परीक्षा को कहते हैं हम लोग भाषात्मक सामूहिक परीक्षा, और यहाँ पर भाषात्मक वैयक्तिक परीक्षा। यदि एक व्यक्ति की भाषा के द्वारा लिया जा रहा है तो उसको कहेंगे भाषात्मक वैयक्तिक परीक्षा, और यहाँ लिया जा रहा है तो इसको कहेंगे हम लोग भाषात्मक सामूहिक परीक्षा। उसी तरह यहाँ पर वैयक्तिक क्रियात्मक परीक्षा और यहाँ पर सामूहिक क्रियात्मक परीक्षा। तो ये दो तरह का हम लोग परीक्षा ले सकते हैं। अब देखिए वैयक्तिक बुद्धि परीक्षा में क्या होता है और भाषात्मक क्रियात्मक में क्या होता है। भाषात्मक में यहाँ पर जिक्र करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से सीटेट में बार बार प्रश्न आते हैं, बार बार प्रश्न दे दिया जाता है तो फिर आप कन्फ्यूजन कर जाते हैं। तो इसको देखेंगे हम लोग, बीने साइमन का बुद्धिमानकरण। पहले इसको डिटेल से देखेंगे हम लोग। पहले इसको देख लेते हैं, भूल भुलैया परीक्षण। इसके जन्मदाता है पोर्टियस। ये पोर्टियस भूल भुलैया, अब लोग पेपर वगैरह में भी देखे होंगे कि जिग जैग रास्ता बना दिया और कहीं से एक जगह निकलने का रास्ता रहता है, निकलने का कई रास्ता है, अब आप बीच में फंस गए हैं तो उसमें निकलना है, तो इसको कहते हैं हम लोग भूल भुलैया परीक्षा। तो वैल्यू परीक्षण में क्या होता है, ये वैल्यू का जो है वेसलर ने किया था, वेसलर ने 10 से 60 वर्ष के आयु के बीच का परीक्षण था। वैल्यू ये इसमें क्या करते हैं, ये दो तरह के 5-5 प्रश्न पूछे जाते हैं, एक में भाषात्मक और दूसरा में क्रियात्मक, और 5-5 प्रश्न पूछे जाते हैं और उसके आधार पर वो निष्कर्ष निकालते हैं कि किसी भी व्यक्ति की मानसिक बुद्धि क्या है। और ये मुख्य रूप से व्यक्ति पर की जाती है, बालकों पर बहुत कम की जाती है। तो यहाँ से प्रश्न रहता है, मैचिंग वाला दे देता है कि भूल भुलैया परीक्षण, दूसरे कॉलम में देता है पोर्टियस, वैल्यू परीक्षण वेसलर, बीने साइमन, तो बीने साइमन इस तरह रहता है। तो इसको हम बाद में डिटेल से वीडियो में बताएंगे। आर्मी अल्फा परीक्षण, ये देखिए ये भाषात्मक है। इसका मतलब क्या कि आर्मी अल्फा परीक्षण हो या सेना सामान्य वर्गीकरण परीक्षण हो, ये दोनों पढ़े लिखे लोगों के लिए किया जाता है। देखिए इसमें क्या था कि ये जब फर्स्ट वर्ल्ड वार चल रहा था अमेरिका में, फर्स्ट वर्ल्ड वार के समय ये भाषात्मक परीक्षण के अंतर्गत आर्मी के बहाली में इसका प्रयोग किया गया। अब देखिए भाषात्मक है, समूह में बहुत जल्दी में बहाली करना है। लगभग इसमें जो कहा जाता है कि इस परीक्षण में जो है करीब जो है 12 लाख सैनिकों की ये सब बहाली उस समय कम समय के लिए करने के लिए एक तरीका निकाला था। तो वो आर्मी अल्फा परीक्षण था।
सामान्य सेना सामान्य वर्गीकरण, अब ये आर्मी अल्फा परीक्षण के तहत भाषात्मक परीक्षा के द्वारा, भाषा के द्वारा उसका एग्ज़ाम हो गया। अब ये क्या किया कि सेना में भी हम लोग जानते हैं कि तरह तरह के पद होते हैं, कुछ ब्रिगेडियर होते हैं, लेफ्टिनेंट होते हैं, कर्नल होते हैं, तो उस पद का वर्गीकरण करने के लिए भी भाषात्मक परीक्षण किया गया, भाषात्मक परीक्षा लिया गया। या ये कहाँ शुरू हुआ, क्वेश्चन रहता है कि ये जो है आर्मी अल्फा परीक्षण और सेना सामान्य वर्गीकरण कहाँ पर हुआ, कहाँ पर इसका मतलब पहली बार शुरुआत हुआ, तो याद रखिएगा USA फर्स्ट वर्ल्ड वार के समय हुआ। अब क्रियात्मक परीक्षा, ये आर्मी बीटा परीक्षण ये भी वहीं USA में हुआ था। तो क्रियात्मक परीक्षा में क्या होता था कि हम लोग देख रहे हैं यहाँ सामूहिक है, यहाँ सामूहिक है समूह में। अब वैसे सैनिक या वैसे लोग जो अमेरिका को वर्ल्ड वार के समय में ज़रूरत था और वो पढ़े लिखे नहीं थे, तो उसको कुछ काम दे दिया। जैसे आर्मी की बाली अभी कैसे होती है, ग्राउंड में ले गया, 100, 150, 200 का बैच में जो है ना दौड़ा दिया, जो सके निर्धारित समय में वो पास हुई, फिर गोला फेंकाया, फिर जो है हाई जंप लॉन्ग जंप कराया जाता था। तो ये वैसे लोगों के लिए जो कम पढ़े लिखे होते थे, तो क्रियात्मक परीक्षा उसका सामूहिक रूप से, अब एक से अधिक कर रहे हैं तो सामूहिक हो रहा है, यहाँ भी एक से अधिक कर रहे हैं भाषात्मक में तो सामूहिक हो रहा था। आर्मी बीटा परीक्षण, ये शिकागो क्रियात्मक परीक्षण ये भी अमेरिका में हुआ था। इसमें क्या होता था कि यहाँ पर देख रहे हैं कि ये क्रियात्मक परीक्षण का तरीका है, यानी ये पढ़े लिखे लोग नहीं थे, या पढ़े लिखे या कम पढ़े लिखे थे, जिसको लिखना पढ़ना ज़्यादा नहीं आता था। तो आर्मी बीटा परीक्षण के तहत भी देखे, और शिकागो क्रियात्मक परीक्षण में क्या होता था कि इसमें तरह तरह के कार्य को दे दिया जाता था। जैसे बताया कि कोई चित्र है, पिक्चर है, उसको कई टुकड़ा कर दिया, उसको अरेंज करना है, या कुछ बहुत सारे वस्तुओं को मिला दिया और उसको आपको अलग अलग कैटेगरी में उसको बांटकर वस्तु को छांटना है। कौन से वस्तु कलर के हिसाब से हो, बड़ा छोटा के हिसाब से हो, या फिर उपयोगी अनुपयोगी के आधार पर हो, उसके आधार पर उसको छांट कर जो है उसका क्रियात्मक परीक्षण लिया जाता था। तो अब देखिए यहाँ पर मेन चीज़ है भाषा परीक्षण। तो हम लोग इसमें देखेंगे बीने साइमन बुद्धिमान क्रम, इसको डिटेल से थोड़ा, स्टैनफोर्ड बीने बुद्धिमान क्रम, और इसी में हम लोग देखेंगे कि IQ कैसे निकालते हैं। IQ निकालने के संबंध में या तो फार्मूला हो, वो फार्मूला पूछ दिया जाता है, या फिर IQ किसी भी व्यक्ति की कितनी होती है, हम किस तरह से निकाल सकते हैं। तो ये प्रश्न रहता है, ये डिटेल है। तो अगले वीडियो में इसको लेकर आएंगे, और इसके अलावे बुद्धि का सिद्धांत भी रहेगा, उसमें अलग अलग मनोवैज्ञानिक अलग अलग सिद्धांत दिए, एक खंड का सिद्धांत, द्विखंड का सिद्धांत, त्रिखंड का सिद्धांत, सामूहिक खंड का सिद्धांत, तो उसको भी लेकर आएंगे अगले वीडियो में। तो यहाँ तक तो पहुँच ही गए हैं देखते देखते वीडियो आप लोग। तो यदि वीडियो पसंद आया हो तो शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ भी लाइक करें, कमेंट करें। तो अगले वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।